नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विद थीम में। साथियों, जब से एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक अथवा उच्च प्राथमिक विद्यालय को सम्मिलित कर देने अर्थात कंपोजिट विद्यालय की संज्ञा दे देने की बात कही जा रही है, तब से कहीं न कहीं ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि इस कंपोजिट विद्यालय का प्रधानाध्यापक कौन होगा, या इस कंपोजिट विद्यालय के संबंध में एसएमसी का संचालन, यूडाइस कोड का संचालन, या विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, या यूँ कहें कि जानकारी के अभाव में कहीं न कहीं टकराहट का भी भाव उत्पन्न हो रहा है। तो आज इस वीडियो में हम एक ही परिसर में संचालित विद्यालय जो कंपोजिट हो गए हैं और उनके बाद जो नए नियम उत्पन्न हुए हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो एक आदेश आया हुआ है, वैसे तो यह आदेश नया है, 29 जुलाई 2022 का है, और इसके प्रेषक हैं शिक्षा निदेशक महोदय। सभी जिला के बेसिक शिक्षा अधिकारी को ये प्रेषित है, और इसमें कहा जा रहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलयन के पश्चात वरिष्ठतम अध्यापक द्वारा विद्यालय संचालन के संबंध में इसका ये विषय है कि जो दो विद्यालय एक ही परिसर में संचालित थे और उसका जो हेडमास्टर होगा या प्रधानाध्यापक होगा कौन होगा, इसके विषय में बात करी जा रही है। आप अवगत हैं कि शासनादेश दिनांक 22 नवंबर 2018, ध्यान दीजिए, शासनादेश 22 नवंबर 2018, 22 नवंबर 2018 को आए शासनादेश के यहाँ जिक्र करी जा रही है। अब इस कंपोजिट विद्यालय के जितने भी नियम हैं, अगर उसको जानना है तो सबसे पहले हमको ये जो 22 नवंबर 2018 का शासनादेश आया हुआ है उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, वही इस सम्मेलन की शुरुआत करने वाला आदेश था। तो सबसे पहले उस आदेश को हम देखेंगे, उसमें क्या कहा जा रहा है, और उसमें उसके बाद जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे उन प्रश्नों को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, समाधान करने का प्रयास करेंगे। देखिए, ऊपर आपने देखा था कि 22 नवंबर 2018 के पत्र की बात करी जा रही थी, तो ये 22 नवंबर 2018 के दिनांक का हमने पत्र यहाँ पे लिया हुआ है, और इसके प्रेषक जो हैं वह देव प्रताप सिंह, जो विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन हैं वह हैं, और इन्होंने यह पत्र प्रेषित किया है शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा के और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को। ठीक है, और इस पत्र का जो विषय है, इसी पत्र में सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और जो बचेंगे उसको हम दूसरे पत्र में भी देख लेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलयन के संबंध में ये इसका विषय है। ठीक है, अब आगे देखिए, कहा जा रहा है इन विद्यालयों के संचालन हेतु निम्नांकित कार्रवाई कराए जाने का अनुरोध किया गया इस पत्र में। हम इन विद्यालय मतलब कैसे विद्यालय, जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक या दो प्राथमिक अगर एक ही परिसर में हैं उन विद्यालयों की बात करी जा रही है। सबसे पहले देखिए, लिखा हुआ है पहला बिंदु, एक ही परिसर में संचालित सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संविलयन कर एक कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय का संचालन किया जाए। अर्थात यदि 1 से 5 तक एक विद्यालय चल रहा है जिसको प्राइमरी कहा जाता है, अर्थात प्राथमिक की संज्ञा दी गई है, और दूसरा जो 6 से 8 तक है, और परिसर अगर एक ही है तो इनको 1 से 8 तक का विद्यालय बना दिया जाए, मतलब 1 से 8 तक का एक ही विद्यालय मान के उसको संचालित किया जाए। ठीक है, दूसरा बिंदु कह रहा है संविलयन के पश्चात कक्षा 1 से 8 तक संचालित ऐसे विद्यालय में इस परिसर में स्थित सभी विद्यालय में कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापकों में से वरिष्ठतम ही प्रधानाध्यापक के दायित्व का निर्वहन करेंगे। विद्यालय के वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण इस प्रधानाध्यापक में निहित होगा, अर्थात मतलब उसके अंडर में आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब दो विद्यालय थे तो स्वाभाविक रूप से उसमें 2 प्रधानाध्यापक होंगे, अथवा एक इंचार्ज या एक प्रधानाध्यापक होगा, तो उसमें जो वरिष्ठतम होगा उसको ही दोनों विद्यालयों जो एक विद्यालय हो जाएंगे उनका प्रधानाध्यापक बना दिया जाएगा। ठीक है, जो वरिष्ठ होगा उसको प्रधानाध्यापक बनाया जाएगा, और उसी के कार्यालय से क्या होगा, उस विद्यालय को संचालित किया जाएगा। जितने भी अभिलेख होंगे, जितने भी वित्तीय चार्ज होंगे, सारे वही उनको संचालित करेंगे। अगला बिंदु कह रहा है तीसरे में, विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक आरटीई मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। आगामी शैक्षिक सत्र में दिनांक 30 सितंबर 2018 की छात्र संख्या के अनुसार समायोजन की कार्यवाही भी की जाएगी। तो जो आरटीई का मानक है उसी के अनुसार से कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों या अन्य का भी शैक्षिक क्रियाएं जो है करी जाएंगी। ठीक है, चौथा बिंदु कहा जा रहा है कि संविलयन के उपरांत इन विद्यालयों में पदों की गणना संविलयन होने वाले विद्यालयों के पदों के आधार पर की जाएगी, जिसके आदेश सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा पृथक से जारी किया जाएगा।
जब दोनों विद्यालय एक हो जाएंगे और उनके बच्चों के आधार पे उस विद्यालय में कितने अध्यापक होंगे इनका निर्धारण किया जाएगा। विद्यालय के समस्त अभिलेखों की अभिरक्षा का दायित्व प्रधानाध्यापक का होगा। संविलियन के उपरांत उस विद्यालय में एक ही प्रधानाध्यापक का कार्यालय होगा जिसे विद्यालय के समस्त कार्यों का संचालन किया जाएगा। निसंदेह जब दो विद्यालय रहे होंगे तो उन विद्यालयों में अलग अलग कार्यालय होगा और इसके बाद जब एक विद्यालय हो जाएगा संविलियन के पश्चात तो उसमें उन दोनों विद्यालयों का कार्यालय क्या होगा, अलग अलग ना होकर एक ही कार्यालय हो जाएगा। ठीक है, और वहीं से पूरा विद्यालय संचालित किया जाएगा, सारे कार्य संपादित किए जाएंगे। छठा बिंदु कह रहा है कि परिसर में स्थित विद्यालयों के पूर्व में गठित प्रबंध समितियों का पुनर्गठन कर एक विद्यालय प्रबंध समिति गठित की जाएगी जिसमें उपर्युक्त वरिष्ठतम प्रभारी प्रधानाध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक यथास्थिति जो भी वहाँ पे वरिष्ठ होगा, चाहे वो प्रभारी रहा हो चाहे प्रधानाध्यापक रहा हो, सदस्य सचिव होगा। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जब दो विद्यालय होंगे तो दो एसएमसी का भी गठन हुआ होगा, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि आपको एक नवीन एसएमसी का गठन करना होगा और उसका जो सचिव होगा, जो पदेन प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक होता है, वह जो वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक जिसको बनाया जाएगा वही उसका क्या होगा, सचिव होगा। अगला बिंदु कह रहा है कि संविलियन के उपरांत एक ही परिसर में संचालित अलग अलग विद्यालयों के स्थान पर एक विद्यालय इकाई के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी नियमानुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। आगे कह रहा है कि एक ही परिसर में पूर्व में संचालित विद्यालयों के संविलियन के उपरांत पृथक पृथक यूडाइस के स्थान पर एक ही यूडाइस कोड होगा। स्वाभाविक रूप से जब विद्यालय होता है तो सारे विद्यालयों का एक यूडाइस कोड होता है, तो जब वो दोनों अलग अलग विद्यालय थे तो उनका अलग अलग कोड था, लेकिन जब एक ही विद्यालय हो जाएंगे तो उनका क्या होगा, एक ही यूडाइस कोड होगा। और ये एक ही यूडाइस कोड के संबंध में अगला बिंदु कहा जा रहा है कि उपयुक्त संविलियन की कार्रवाई के उपरांत विद्यालय का यूडाइस कोड का निर्धारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे वह यूडाइस कोड का निर्धारण करेंगे कि इसका इस नए विद्यालय का यूडाइस कोड क्या होगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि संविलियन किए गए विद्यालयों में पूर्व से सृजित अध्यापक प्रधानाध्यापक के पद यथावत बने रहेंगे। जो संविलियन हो जाएगा अर्थात जो कंपोजिट विद्यालय हो जाएगा उनके अध्यापकों को क्या होगा, यथावत रखा जाएगा, उनमें कोई छेड़छाड़ कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगला बिंदु कहा जा रहा है कि इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उल्लेखित बिंदुओं के आलोक में संविलियन कराए जाने की कार्रवाई नियमानुसार पूर्ण कराते हुए कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ये इसी संविलियन के नियम को और विस्तृत रूप से कुछ बिंदुओं के द्वारा हम जानेंगे। जो एक नया पत्र है जिसमें हम अन्य बिंदु को भी समझेंगे, जो रेणुका कुमार जी का पत्र है और यह महानिदेशक महोदय को संबोधित है। इसमें कुछ अन्य बिंदु भी दिए गए हैं, उस बिंदु को भी हम देखेंगे। जैसे सबसे पहला जो बिंदु है, ये जो पत्र आया है वो कुछ संशोधन के बाद आया हुआ है, तो इसको भी देख लेना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कह रहा है इसमें एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जिनमें अधिक बच्चे होंगे उस विद्यालय के साथ कम बच्चे वाले विद्यालय का संविलियन किया जाएगा। जैसे दो विद्यालय हैं, एक में क्या है 100 बच्चे हैं और एक में 95 बच्चे हैं, तो इस 95 वाले का क्या होगा, 100 में विलय होगा, 100 में संविलियन किया जाएगा। अधिक छात्र संख्या वाले सम्मिलित विद्यालय द्वारा एसएमसी एवं मध्याह्न भोजन निधि का खाता संचालन होगा और जो इसमें अधिक संख्या वाला विद्यालय रहा है उसके ही एसएमसी और एमडीएम का जो खाता है उसको संचालित किया जाएगा। तद विषयक वित्तीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या 2018 यानी 22/11/2018 में उत्तरदायी प्रधानाध्यापक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। इसके पहले जो हमने सारे बिंदु देखे उसमें जो प्रधानाध्यापक की जवाबदेही तय की गई थी वो सारे पूर्ववत ही रहेंगे, उसी के अनुसार रहेंगे। अगला बिंदु कह रहा है विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक आरटी मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती की जाएगी, जो पूर्व बिंदु में कहा गया है। मध्याह्न भोजना योजना के से संबंधित संसाधनों एवं अवस्थापना सुविधाओं को सुनिश्चित करते हुए समस्त विवरण बर्तन, किचन उपकरण, एलपीजी कंटेनर इत्यादि एक पंजिका में अंकित स्टॉक एंट्री कर लिया जाए। उक्त स्टॉक एंट्री का 100% सत्यापन खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। जनपद में तैनात जिला समन्वयक सिविल विद्यालयों के संविलियन के कार्य हेतु नोडल अधिकारी नामित किए जाएं। जो संविलियन की कार्यवाही है इसके संबंध में जो
सिविल डीसी हैं उनको नोडल अधिकारी नामित करने की बात करी जा रही है। अगला और लास्ट बिंदु है, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त अनुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें। शासनादेश दिनांक 22/11/2018 शेष प्रावधान यथावत। ये जो हमने पहला जो पत्र देखा था, जो देव प्रताप सिंह का पत्र था सचिव महोदय का, उनके पत्र के में कुछ अन्य संशोधन या कुछ बिंदुओं के संशोधन के उपरांत एक पत्र आया रेणुका कुमार जी का, ठीक है, और उसके पत्र में हमने जो है ये इन बिंदुओं को देखा, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे होंगे तो उनका भी हम समाधान करेंगे। आज तक किसी शासनादेश में यह नहीं बताया गया, जो भी हमने शासनादेश, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु शासनादेशों के पढ़े, उसमें कहीं ये कहा जा रहा है कि ये नहीं बताया गया कि संविलियन के बाद इस विद्यालय का नाम क्या होगा। देखिए आपके दिमाग में ये प्रश्न आया होगा कि जो 2 विद्यालय होंगे, ये कहा जा रहा है कि जो अधिक संख्या होगा उनको सम्मिलित कर दिया जाएगा, 1 से 8 तक 1 होगा, लेकिन उसका नाम नया क्या होगा। जो दोनों विद्यालय, एक का मान लीजिए एक पीएस रहा होगा, तो कोई भी विद्यालय प्राथमिक विद्यालय जो भी रहा होगा उसका ये नाम रहता है प्राथमिक वाले का, और जो 6 से 8 उच्च प्राथमिक होता है उसका उच्च प्राथमिक विद्यालय, जो भी उस गाँव का नाम या अन्य स्थान के नाम से या किसी अन्य नाम से भी विद्यालय बनाए जाते हैं, उसका नामकरण किया जाता है, वो होता है। अब जब 1 से 8 तक एक विद्यालय हो जाएगा तो उसका नाम क्या होगा। विद्यालय भवन और प्रधानाध्यापक की मुहर में क्या लिखा जाएगा। विद्यालय भवन पर कौन से रंग की पट्टी लगाई जाएगी, हरी या लाल, क्योंकि आपको पता है कि विद्यालय भवन का जो बाहरी कलर हम लोग करवाते हैं वह पूर्णतः सफ़ेद रंग से कराते हैं, लेकिन जो बीच में या दीवार पे जो एक पट्टी लगाई जाती है वह हरी रंग की लगाई जाती है, लेकिन यूपीएस में वो लाल रंग की होती है, पीएस में हरी रंग की और यूपीएस में लाल रंग की, ठीक है। तो अब पट्टी के रंग के बारे में बताया जा रहा है कि विद्यालय भवन पर कौन से रंग की पट्टी लगाई जाएगी, हरी या लाल या फिर दोनों, क्योंकि पट्टी के रंग एवं लगाए जाने की अनिवार्यता के विषय में शासनादेश है। उसी के अनुपालन में प्राथमिक विद्यालय के भवन पर हरी व पूर्व माध्यमिक विद्यालय के भवन पर लाल पट्टी लगाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके दिमाग में भी आया होगा, और यहाँ भी देखिए उसका उस प्रश्न को उठाते हुए उसके समाधान के विषय में बात करी जाई है कि जो विद्यालय का नाम होगा वह क्या होगा, और जो पट्टी लगाई जाती है रंगाई के दौरान, तो उसमें पट्टी का कौन सा कलर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसमें उत्तर देखिए क्या दिया जा रहा है, जनपदों में विद्यालयों का संविलियन शासनादेश संख्या इतना दिनांक इतना 8 मई 2018 के आदेशों के क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा एक ही प्रांगण में संचालित विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन किया जाएगा। यदि प्रांगण में एक से अधिक प्राथमिक विद्यालय हैं तो कम नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालय का मर्जर अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालय के साथ किया जाएगा, जो कि पूर्व में बताया गया है, और उसका नाम प्राथमिक विद्यालय ही रहेगा। और इसी प्रकार यदि, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं था पहले भी, लेकिन फिर भी बताया गया है, यदि प्रांगण में एक से अधिक उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं तो कम नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय का मर्जर अधिक नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय के साथ कर दिया जाएगा और उसका नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय ही रहेगा। और यदि प्रांगण में एक प्राथमिक और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है तो उसका मर्जर उच्च प्राथमिक विद्यालय में किया जाएगा और उसका नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा। उसके सामने 1 से 8 कंपोजिट लिखा जाएगा। ध्यान से देखिए, कहा जा रहा है कि यदि 2 पीएस हैं और उसका हमको संविलियन करना है तो उसमें जो कम संख्या वाले बच्चे होंगे उसको हम ज़्यादा वाले में क्या कर देंगे, विलयन कर देंगे, मर्जर कर देंगे। लेकिन और उसका नाम के विषय में ये कहा जा रहा है कि जो नाम है वह एक ही होगा, क्योंकि देखिए जो एक ही कैंपस में जो 2 विद्यालय संचालित होते हैं उसका फर्स्ट और सेकेंड कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे प्राथमिक विद्यालय, मान लीजिए प्राथमिक विद्यालय ए किसी विद्यालय का नाम रहा है, तो अगर एक कैंपस में 2 विद्यालय हैं तो प्राथमिक विद्यालय A1 और प्राथमिक विद्यालय A2 कर दिया जाता है। यानी कि जो भी नाम होता है जगह का उस नाम के बाद फर्स्ट और सेकंड लगा दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें कहा जा रहा है कि उसका नाम वही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड की जगह पे वो सीधे नाम हो जाएगा, क्योंकि 2 विद्यालय तो अब रहे नहीं, एक ही हो गए हैं। और यूपीएस के विषय में भी वही बताया जा रहा है, ठीक है। लेकिन यदि एक यूपीएस है और एक पीएस है तब क्या होगा, तो उसमें कहा जा रहा है कि उसका नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय कर दिया जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्च प्राथमिक विद्यालय हो जाएगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय जो भी उसका नाम होगा वो, और कोष्टक में 1 से 8 कर दिया जाएगा।
ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि उसका नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय हो जाएगा और कोष्टक में 1 से 8 कर दिया जाएगा। विद्यालय का वरिष्ठ प्रधानाध्यापक ही अपने विद्यालय के नाम के अनुसार ही पदनाम का मुहर इस्तेमाल करेगा, यानी कि जो प्रधानाध्यापक उसमें सीनियर रहे होंगे दोनों में, वो जो मुहर और साइन करते होंगे वही मुहर और साइन ऑथेंटिक मानी जाएगी, यानी वही मुहर को क्या माना जाएगा, अधिकृत मुहर माना जाएगा। प्राइमरी विद्यालय में हरी पट्टी, अब पट्टी के विषय में देखिए कहा जा रहा है कि जो प्राइमरी विद्यालय है उसमें हरी पट्टी और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है उसमें लाल पट्टी का प्रयोग किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी कि हम हरा लगाएंगे कि लाल लगाएंगे, तो उसमें देखिए 2 कैंपस एक है लेकिन विद्यालय तो पहले 2 संचालित थे ना, तो जो प्राइमरी होगा उसमें आप हरी पट्टी लगा दीजिए और जो यूपीएस होगा यानी उच्च प्राथमिक होगा उसमें लाल पट्टी लगा दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आरटीई मानकों में शिक्षकों का निर्धारण प्राथमिक 1 से 5 एवं उच्च प्राथमिक 6 से 8 के अनुसार है। इस प्रकार विद्यालय 1 से 8 में शिक्षकों का निर्धारण किस प्रकार होगा, यह अभी निश्चित हो जाता तो उचित होता। कहने का तात्पर्य है कि 1 से 5 अध्यापक होते हैं और 6 से 8 होते हैं, उनका निर्धारण कैसे किया जाएगा। आरटीई मानकों में शिक्षकों का निर्धारण प्राथमिक में एक शिक्षक 30 बच्चे यानी 30 पे 1 शिक्षक और उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पे 1 शिक्षक के अनुसार किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जो आरटीई मानक है उसी के अनुसार से, यानी कि एक शिक्षक जो है 30 बच्चे होंगे तो उसमें 1 शिक्षक होगा और अगर 35 यूपीएस में है तो उसमें 1 शिक्षक होगा। ये उनके मानकों के बारे में बताया जा रहा है। अगला बिंदु कह रहा है तीसरा, कंपोजिट विद्यालय में यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक अपने नाम के आगे पदनाम क्या लिखे। अभी तक कंपोजिट विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक स्वयं को प्रधानाध्यापक ही लिखते थे, तो अब इसमें कहा जा रहा है कि संविलियन के उपरांत सीनियर अध्यापक ही प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करेगा और बाकी क्या हो जाएंगे, सहायक अध्यापक हो जाएंगे। जो दूसरे प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक रहे होंगे वह सहायक अध्यापक हो जाएंगे, लेकिन प्रधानाध्यापक एक ही होगा। अगला बिंदु देखिए कहा जा रहा है कि क्या शासनादेश उन विद्यालयों पर भी लागू होगा जो एक ही परिसर में तो हैं लेकिन दोनों के बीच बाउंड्री वाल है। कृपया मार्गदर्शन दें। जैसे विद्यालय के बीच में जो बाउंड्री वाल है लेकिन है तो एक ही में, कैंपस उनका एक ही है, उसके विषय में मार्गदर्शन मांगा जा रहा है। यह शासनादेश उन सभी विद्यालयों पर भी लागू होगा जो एक ही परिसर में हैं लेकिन दोनों के बीच बाउंड्री वाल है। ऐसे समस्त विद्यालय एक ही परिसर में संचालित माने जाएंगे। ठीक है, यानी कि किसी भी प्रकार का अगर एक ही परिसर है तो वो कंपोजिट विद्यालय माने जाएंगे। अगला बिंदु कह रहा है कि सर लगभग 1.5 वर्ष पूर्व विद्यालयों का संविलियन किया जा चुका है, ऐसे में क्या इस आदेश के क्रम में संविलियन की कार्य प्रक्रिया पुनः अपनाई जाएगी, मतलब जो संविलियन हो गए हैं उसके विषय में पुनः संविलियन किया जाएगा। जिन विद्यालयों का पूर्व में संविलियन हो चुका है उन विद्यालयों में पुनः आवश्यकता नहीं है, यानी कि अगर जो एक ही परिसर में संचालित विद्यालय थे और उनको संविलियन किया जा चुका है तो दोबारा उनका संविलियन नहीं होगा क्योंकि उनका पहले ही हो चुका है। लेकिन अगर एक ही परिसर में है और नहीं हुआ है तो उनका होगा। आगे कह रहा है सर एक ही परिसर में यदि 2 प्राथमिक विद्यालय या 2 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं तो इस संबंध में क्या किया जाएगा। तो वही बात है जो पहले बिंदु में कहा गया था, वही उसका सेम प्रश्न भी है तो सेम उत्तर भी होगा। प्राथमिक विद्यालय में बच्चे अधिक होने पर विद्यालय का नाम क्या होगा, स्पष्ट नहीं है। विद्यालय का मर्जर जिस विद्यालय के साथ होगा उसी मर्जर वाले विद्यालय का नाम होगा। ठीक है, यानी कि जिसके साथ मर्ज किया जा रहा है उसी का नाम रखा जाएगा। ठीक है, पीएस यूपीएस के विषय में बताया गया है कि उसका नाम क्या होगा, यूपीएस 1 से 8 कोष्टक में करके। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कंपोजिट होने के बाद या कंपोजिट होने की अगर बात चल रही है तो आपके दिमाग में निसंदेह रूप से आए होंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपके मन में उठने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, जो भी कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके दिमाग में कंपोजिट विद्यालय या संविलियन से लेकर उठता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, उसका हम समाधान करने का प्रयास करेंगे।